नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 100 से 50 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग बोथ जो है द एंड फिक्स्ड। देखिए बोथ एंड फिक्स होता है तो आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, जो है आपकी जो ग्रॉस लेंथ होता है उसका बाई 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, इफ अ 3 हिंज आर्च जो है 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, एल आपका स्पान है, एच आपकी राइज है, इज कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ओवर द इंटायर स्पान, ठीक है। अगर आपका जो है क्या है, पैराबोलिक हिंज आर्च है आपका, ठीक है। ये आपका आर्च हो गया, ठीक है, कुछ आर्च हो गया आपका, ठीक है। 3 हिंज है तो एक हिंज यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो हिंज पर कितने सब रिएक्शंस आते हैं? 2, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये हो गया आपका। तो इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ज्ञात करना है आपको, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पहला ऑप्शन दिया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या है, ठीक है। इसका एच दिया है आपका राइज और एल दिया है आपका क्या, स्पान, है ना। ये 3 इंच पैराबोलिक आर्च हो गया, इसका दिया है, ठीक है। तो आपको एच ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन ज्ञात करनी होगी, ठीक है, तभी एच ज्ञात कर लें। देखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 करेंगे तो आप एच ए बराबर एच बी तो हो जाएगा, ये आपको पहला चीज मिल जाएगा। सिग्मा एफ वाई बराबर जब आप 0 करेंगे तो आर ए प्लस आर बी बराबर, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यू एल स्पान पर लगा है तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एल, ठीक है। दूसरा आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो आपके यहाँ पूरे लेंथ पर लगा हुआ है, ठीक ठीक है ना। तो आपका WL हो जाएगा। अब रिएक्शन लेंगे, सिग्मा M एट पॉइंट कहाँ, A पर 0 कर दीजिए आप, ठीक है। तो RB इंटू L, ठीक है, RB इंटू L, HA इसी रेखा पर जा रहा है, HB तो 0 हो जाएगा। RB इंटू L इक्वल टू WL इंटू L/2, ठीक है। तो आपका RB हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे WL/2 आपका RB हो जाएगा। तो RA भी आपका क्या हो जाएगा, WL/2, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए कि इसके आधे पे आप बात करिए, ठीक है। सिमेट्रिक है तो आधे पोर्शन पे बात करिए। तो यहाँ पर इधर के सारे लोड का जो है जो मूवमेंट है वो इस हिंज पर 0 करिए, मतलब सिग्मा MC बराबर 0 कर दिया आप। इधर के सारे लोड का जो मूवमेंट है उसी पॉइंट पर 0 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HA इंटू उसको क्लास को देख लीजिए 9 बज गया है, और दूसरा वो इस आज के लेक्चर में एक जगह पे हमने जो है स्टॉप लिया है, तो हमने स्टॉप लिखा है ना, स्टार्टिंग में ही है जो है उसका बता रहे थे हम, प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग का कोई कुछ बता रहे, ठीक है। उसको देख लीजिएगा। और कुछ हमको भेजना है, हम भूल जाएंगे तो बता दीजिएगा। इसमें हमको एक जो दर नहीं होती, मतलब किसको कितना में मेजर किया जाता है, ये चीज़ हमको भेजना है, तो भूल जाएंगे। क्योंकि एक लेक्चर में हमने एक्यूडेक्ट वाले में बोला था कि आप फिगर दिख रहा होगा, देखिए उसमें, और फिगर दिख ही नहीं रहा है, तो ध्यान रखिएगा, उसको भेजना है, ठीक ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे ज्ञात करना है ना। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देखते हैं, जब सी पॉइंट पर आप मूवमेंट को 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो HA इंटू क्या हो जाएगा, इस पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी HA इंटू आपका H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाइट जो आपकी दी है H, फिर प्लस RB, देखिए एंटी क्लॉकवाइज था लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा। RA आपका कितना है, WL/2 इंटू L/2 हो जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये लोड आपका कैसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ठीक है। तो इस यहाँ पर आधा लोड कितना हो जाएगा, WL/2 इंटू यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/4, ठीक है। इसको बराबर 0 करिए, ठीक है। तो HA इंटू H एक तरफ रखिए, बाकी उधर कर दीजिए। तो WL²/8 माइनस में WL²/8 प्लस WL²/4, ठीक है। तो HA बराबर हो जाएगा इंटू H आपका क्या हो जाएगा, WL²/8, ठीक है। क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में है, तो ये 4 है आपका, घट के माइनस हो जाएगा। H आपका उधर जाएगा तो HA बराबर हो जाएगा आपका WL²/8H, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया।
दूसरा कहा शियर फोर्स विल बी जीरो थ्रू आउट। शियर फोर्स जीरो कैसे होगा भाई, जब आपके यहाँ पे लोड लग रहा है तो यहाँ पे आप शियर फोर्स निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, हर पॉइंट पर शियर फोर्स होगा, तो ये गलत है। बेंडिंग मूवमेंट थ्रू आउट जीरो, बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता अगर तो हम मान लीजिए इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालिए आप, तो जीरो कैसे होगा, कुछ ना कुछ इस लोड के कारण मूवमेंट आएगा, कुछ ना कुछ इस लोड के कारण आएगा, तो थ्रू आउट जीरो कैसे होगा, तो ये गलत है। यानी आपका केवल पहला ऑप्शन सही है, पहला, तो 99 का फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 99 का फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले तरफ की जो है, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ द एंड्स ऑफ टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस आर। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस आपको टू हिंज दे दिया है। ठीक है, टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च दे दिया है, यहाँ पे हिंज नहीं लगाएगा, तो आप यहाँ पे निकालेंगे एक बार, यहाँ पे निकालेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपका इसमें जो है निकालना है, इसमें कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, पर यूनिट रन ओवर इट्स हाफ स्पान। अगर हाफ स्पान पे इसके क्या लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या हो जाएगा 2/3 WR/π। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ओवर इट्स इंटायर स्पान, अगर पूरे इंटायर स्पान पे लगा तो 4/3 × WR/π हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लोड बेयरिंग फ्रॉम 0 टू एट लेफ्ट एंड एंड W पर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन एट राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा 2/3 × WR/π। ठीक है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका है इसी तरह होगा। ठीक है, सेम इसी तरह लगेगा आपका, चाहे तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा 98 का। 97 है आपका, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आई सेक्शन बीम्स of span L and loaded with a central load W of length मतलब पूरे लेंथ पर आपका सिंपली सपोर्टेड जो है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, L लेंथ की है, लोडेड है सेंट्रल लोड मतलब W जो है लोड आपके मिड स्पान पे लगा हुआ है, तो लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन का जो है आपका कितना लेंथ होगा इसमें, तो L/5 होगा। ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक जोन देखिए ये जो 2017 वाले पेपर में थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको याद कर लीजिए कि अगर सेंट्रल लोड लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी आई सेक्शन की, तो इलास्टोप्लास्टिक जोन L/5 होगा। ठीक है, ये चीज होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 है, द ग्रेटेस्ट लोड व्हिच इज अ स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्ड इज कॉल्ड। मतलब कोई ऐसी जो है स्प्रिंग है जो मैक्सिमम लोड ले सकती है, कितना, बिना परमानेंटली डिस्टॉर्ड हुए, मतलब बिना परमानेंटली आपके क्या जो है डिस्टॉर्ड हुए, या कह सकते हैं परमानेंटली डिफॉर्मेशन उसमें ना हो, फिर भी ग्रेटेस्ट कितना लोड ले सकती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रूफ लोड कहलाता है। प्रूफ रेजिलियंस क्या कहलाता है कि इलास्टिक लिमिट तक कोई भी मटेरियल जितना लोड सह सकता है, जितना स्ट्रेस सह सकता है, वो आपका प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है। और प्रूफ स्ट्रेस क्या कहलाता है कि जब किसी मटेरियल में आपको जो है यील्ड पॉइंट ना दिखे, तो उसमें आप क्या करते हैं, जो 0.2% आप क्या ले लेते हैं, आप वहां पे प्रूफ स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, वो चीज होता है। स्टिफनेस क्या होता है, पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना लोड आवश्यक होता है वो उस स्प्रिंग का स्टिफनेस कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ए शाफ्ट रोटेटिंग एनआरएम मतलब एनआरपीएम, इसमें देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। एक शाफ्ट आपका जो है एनआरपीएम की जो है एन राउंड पर मिनट की दर से घूम रहा है। ठीक है, एन आपका दिया है आरपीएम, शाफ्ट आपका एनआरपीएम की दर से जो है घूम रहा है, और अंडर अ टॉर्क, टी टॉर्क है आपका, ठीक, ट्रांसमिटेड द पावर, पी बराबर क्या होता है 2πnt/60, 2 से काट दीजिए तो πnt/30। ठीक है, तो वही चीज इसमें पूछा है, πnt/30। पहला ऑप्शन आपकी देखिए πn/30 न्यूटन मीटर सेकंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द जो है इसमें CD में आपको फोर्स ज्ञात करना है, तो हमने 0 मेंबर फोर्स बताया था आपका, 2 मेंबर्स हो, ठीक है, जो कोलिनियर हो, ठीक है, कोलिनियर हो, ठीक है, तो उसमें अगर कोई तीसरा मेंबर है तो उसमें आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो CD में आपका क्या हो जाएगा, 0 फोर्स होगा। और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, देखिए जब आप पॉइंट लेंगे तो C पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, C पॉइंट पर आप लोड लेंगे, ठीक है, तो जो आप F जो है आपका A है, C है और D है। ठीक है, आप पॉइंट स्ट्रेस का एनालिसिस करिए पॉइंट मेथड द्वारा, तो C पॉइंट पर अगर आप जो है C पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मेंबर मिल रहे हैं, लेकिन जो आपका FAC है वो आपका F जो है F आपका AC और F आपका ACD, ABCB आपका। ठीक है, तो FAB मतलब CB, ठीक है, FCB और FAC जो आपका है ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो तीसरा मेंबर में फोर्स कहाँ आएगा, आप इस पॉइंट को एनालाइज कर देंगे तो सिग्मा FX जब बराबर 0 करेंगे तो FAC बराबर FCB बराबर समथिंग हो जाएगा, समथिंग मतलब कुछ भी आ जाएगा, X आ गया। लेकिन जब आप
CD याद करेंगे तो जीरो ही तो आएगा, क्योंकि सिग्मा FI बराबर जीरो करने पर इसके दूसरी तरफ तो कोई लोड आ ही नहीं रहा है, तो CD आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, द डेप्थ है बी ऑफ सेंट्रॉइड एक्सिस पैरेलल टू द, ठीक है, फ्रॉम अ सेंट्रॉइडल एक्सिस पैरेलल टू द विड्थ। चौड़ाई के पैरेलल आपका क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो आपका मतलब, इसको कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, ये आपकी क्या है, विड्थ है, ये आपकी डेप्थ है। ठीक है, इसने कहा है कि जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है आपकी वो विड्थ के पैरेलल है, ये पैरेलल है आपकी, इसके अबाउट क्या ज्ञात करना है, जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इसके अबाउट करेंगे तो जो आर होता है क्या, अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए, लेकिन आपको जो है अब क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन 12 अपॉन ए बी इंटू डी। ठीक है, काटिए इसको तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, मतलब आर बराबर डी बाई 4 3 12, मतलब 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन 3 रूट 2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी 2 रूट 3 हो जाएगा ना यार, 4 3 12 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, तो हाँ, डी अपॉन 2 रूट 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी अपॉन 2 रूट 3, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपाउंड बार, ठीक है, कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ 2 बार्स इक्वल लेंथ। ठीक है, 2 बार्स ऑफ इक्वल लेंथ इन स्टील। ठीक है, एक कंपाउंड बार है, ठीक है, और इसमें कंसिस्ट ऑफ 2 बार ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ आपकी समान है। स्टील बार क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्टील बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया एएस आपका दिया कितना, 3500 mm स्क्वायर, 3500 mm स्क्वायर आपका स्टील का एरिया दिया है, और जो है बार का एरिया जो दिया है दैट द स्टील बार क्रॉस सेक्शन 35 mm और दैट बार ब्रास बार। ठीक है, तो आपकी जो ब्रास की बार है, ठीक है, उसका जो है 3000 mm स्क्वायर दिया है, 3000 mm स्क्वायर, और ये आपका 3500 mm स्क्वायर। ठीक है, 3000 mm स्क्वायर 3500 mm। दे आर सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड। ठीक है, इनके ऊपर लोड आ रहा है कंप्रेसिव कितना, 100,000 न्यूटन का, मतलब 100,000 100,000 न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, 100,000 न्यूटन का लोड आ रहा है आपका टोटल, और इसमें जो ब्रास का आपका दिया है क्या, इलास्टिसिटी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.2 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको दिया है। ठीक है, ब्रास की इलास्टिसिटी, और देखिए दोनों में EB लिखा हुआ है, लेकिन स्टील की जो इलास्टिसिटी है 0.2 है, ये आपकी स्टील की है। ठीक है, और ब्रास की इलास्टिसिटी आपकी दी है 0.1 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपका हो गया, ये चीज आपको दिया है इस क्वेश्चन में। तो जो है दोनों में आपको कौन कौन से अलग अलग में, ब्रास में और स्टील में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, आपको ये चीज बताना। स्ट्रेस डेवलप्ड इन द जो है स्टील बार एंड ब्रास बार। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप निकालिए, देखिए डेल्टा एल जो होता है वो FL अपॉन AE। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, दोनों में डेल्टा एल आपका बराबर होगा, क्योंकि जो है जब 2 बार एक साथ कंसिस्ट हैं, एक साथ जोड़ दी गई हैं, तो जो इलांगेशन होगा दोनों में बराबर होगा। भले आपका थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट, जो थर्मल ऑफ एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अलग है, तो एक जो है दूसरे को रोक लेगा, लेकिन जो टोटल आपका निकल के आएगा क्या, डेल्टा मतलब एक्सपेंशन, वो बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा LS बराबर डेल्टा LB ब्रास की कर दीजिए। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, FS स्टील में कितना आ रहा है, L दोनों में बराबर है, तो L लिखने कोई मतलब नहीं है। एरिया ऑफ स्टील कितना है, एरिया ऑफ स्टील 3500 है, इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.2 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बराबर कर दीजिए आप किसके, स्टील जो है यूनिट किस लिए नहीं चेंज करेंगे कि दोनों तरफ आपका हो जाएगा, फोर्स इन ब्रास अपॉन 3000 एरिया ब्रास इंटू 0.1। ठीक है, तो आप इसको काटिए, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 5 से 35 536। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, FS अपॉन 7 इंटू 0.2 इक्वल टू FB अपॉन 6 इंटू 0.1। ठीक है, ये 0 कट, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 से, मतलब FS अपॉन 14 इक्वल टू FB अपॉन 6। ठीक है, तो यानी FS अपॉन 7 इक्वल टू FB अपॉन 3। ठीक है, तो यानी आपका हो गया जो FS हो जाएगा आपका 7/3 किसके, FB के। ठीक है, ये रिलेशन आपको निकल के आए, FS आपका 7/3 FB के बराबर हो जाएगा, है ना।
तो आप क्या करेंगे, टोटल एफ आपको दिया है 10,000 न्यूटन, मतलब एफ एस प्लस एफ बी आपको दिया है 100,000 न्यूटन का, ठीक है। और आपको पता है यहाँ एफ एस की जगह पर 7/3 एफ बी लिख दीजिए प्लस एफ बी इक्वल टू 100,000 न्यूटन, ठीक है। तो यहां से एफ बी आपको निकल के चला आएगा 7 3 10, मतलब 100,000 इंटू 3/10, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, एफ बी आपको निकल के चला आएगा 3, ठीक है, ये इतना न्यूटन आपको निकल के चलाएगा, है ना। आपका एफ डी निकल के चला, एफ बी निकल के चला ब्रास में, ठीक है। अब एफ एस बराबर क्या है 7/3 इंटू एफ बी मतलब 300 ये, ठीक है। तो एफ एस आपका कितना हो जाएगा, समझ में आया ना, अलग अलग मेंबर में निकल आया, 30,000 और 70,000, 30,000 और 70,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, लोड, इसमें स्ट्रेस पूछा है तो लोड निकल के आया। तो ब्रास वाले में स्ट्रेस इन ब्रास क्या हो जाएगा, 30,000 अपॉन एरिया आप क्या ब्रास कर दीजिए, एरिया ब्रास कितना दिया है 3,000, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगर वही बात करें क्या स्ट्रेस इन स्टील, तो कितना दिया है जो है स्टील पर लोड 70,000 अपॉन एरिया 3500, तो यानी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 10 और 20, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है आपको, दो कंपोजिट बार्स दी हैं तो उनका अलग अलग कैलकुलेशन ऐसे आप करेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका कैंटिलीवर बीम है, इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कैंटिलीवर बीम में आपको कहा गया है एक बार पॉइंट लोड जो लगाया जा रहा है वो L/3 डिस्टेंस पे लगाया जा रहा है, और एक बार दूसरी बार जो है लगाया जा रहा है आपका पॉइंट लोड वो आपका 2L/3 पर लगाया जा रहा है। कब, 2L/3 पर लगाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर W, ठीक है, सेम इंटेंसिटी का, ठीक है, मतलब सेम जो है आपका अमाउंट का जो है लोड लगाया जा रहा है। तो आपको बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन का रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पहली बीम मान लीजिए, आप दूसरी बीम मान लीजिए, ठीक है। तो वाई बी एट फर्स्ट के लिए आप ज्ञात करेंगे तो क्या होता है WA3/3EI प्लस L माइनस A WA² 2EI, ठीक है। यही फॉर्मूला आप दोनों में यूज करेंगे, ठीक है। तो वाई बी फर्स्ट बीम के लिए क्या हो जाएगा, ए आपका L/3 का होल स्क्वायर अपॉन 3EI होल क्यूब, है ना, अपॉन 3EI प्लस L/3 इंटू L/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI, है ना। ये हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करिए आप, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है, WL³ अपॉन 81EI, है ना। ये हो जाएगा आपका प्लस L-3 मतलब 2L/3 हो जाएगा, ठीक है। 2L/3 और 2 से 2 कट जाएगा तो 3 3 9 3 27, ठीक है, 3 3 9 और 1 ये 3 27, 2L/3 2 से कट गया तो क्या WL³ अपॉन 27EI, है ना। ये चीज आ गया। आप इसमें से क्या कॉमन लीजिए, ठीक है, WL³ अपॉन कितना कॉमन हो रहा है आपका 27EI, ठीक है, 27EI कॉमन हो रहा है तो 1/3 प्लस 1, ठीक है, 1/3 प्लस 1 मतलब 3 1 4, है ना। तो 4 WL³ अपॉन 81EI, है ना, ये आपका आ गया। अब बात करते हैं YB सेकेंड के लिए, तो क्या हो जाएगा W 2L/3 का होल क्यूब अपॉन 3EI प्लस क्या हो जाएगा L माइनस 2L/3 इंटू WL2L/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI, है ना। ये चीज हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 8, ठीक है, 8 WL³ अपॉन 81EI, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2 में से ये L/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 9 चौक 3 3 का 9 और 9 9 3 27 दूना 54 हो जाएगा आपका 54EI प्लस 2 2 4, ठीक है, 4 WL³, है ना। तो इसको आप ऐड करिए तो यहाँ पे आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है, वहां पे आप कॉमन लीजिए 4 WL³ अपॉन कितना 27EI, ठीक है, ये आप कॉमन ले लीजिए। 4 WL³ आप 27EI कॉमन लेंगे तो 2/3 कितना बचेगा 2/3 और प्लस 1/2 इतना बचेगा। इसको आप ऐड करिए 4 WL³ अपॉन 27EI इंटू
3 6, 6 और 4 और 3 7, 7/6 हो जाएगा ना आपका। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालिए, वाई बी फर्स्ट अपॉन वाई बी सेकेंड, यही तो आपको निकालना है। कितना हो गया वो 4WL³ अपॉन 81 EI इंटू 27 EI इंटू 6 अपॉन 4WL³ इंटू 7, है ना, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, 4WL³ कट गया आपका जो है 27, 3 2 जा 6 आपका, EI कट गया तो कितना आ गया 2/7। कौन सा ऑप्शन दिया है आपका 2/7, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना है चीज। ठीक, 89 है हमारा, द रेशियो ऑफ the length and diameter of the simply supported uniform circular beam which experience maximum bending stress equal to the tensile stress due to the same load at the mid span is, मतलब एक जो है रेशियो ऑफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म सर्कुलर बीम which मतलब जो है आपका बात करते हैं डायमीटर और लेंथ का रेशियो ज्ञात करना है, लेंथ और डायमीटर का रेशियो ज्ञात करना है। एक आपकी क्या है जो सर्कुलर बीम है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म सर्कुलर बीम व्हिच एक्सपीरियंस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सेम लोड एट मिड पॉइंट। आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक W न्यूटन का मिड पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो इसमें लेंथ बाई डायमीटर आपको ज्ञात करनी है जब सर्कुलर बीम हो। ठीक है, अगर आपका जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें क्या आ जाएगा WL/4, ये आपको पता है ना। तो आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए M अपॉन I इंटू वाई। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस आपका हो गया WL/4 है अपॉन BD³ अपॉन 12 सॉरी पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, सर्कुलर है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 इंटू D/2, है ना। तो आप निकालिए 16 8, है ना, D³ तो क्या हो जाएगा 8WL अपॉन पाई D³। ये आपका निकल के आया क्या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अब निकालते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है W बाई एरिया, मतलब W आपका कितना है, W एरिया कितना है πd²/4 यानी 4W अपॉन πd²। ठीक है, अब जो है इसका क्या करिए आप सिग्मा टी बराबर किसके हो गया सिग्मा बी के। इसी ने कहा टेंसाइल जो स्ट्रेस है आपका बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर है, तो आप सिग्मा टी आपका कितना है डायरेक्ट आपका कितना है 4W अपॉन πd² और बेंडिंग कितना था 8WL अपॉन πd³। ठीक है, तो यहां से जो है ये कटेगा तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना, और पाई से पाई कटेगा, D² से यहाँ कटेगा, तो L/D इक्वल टू 1/2, L/D इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज, समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 आएगा, द टू हैव प्रेशर होली कंप्रेसिव अंडर द base of retaining wall if the wall with B resultant of the weight of the wall and pressure exerted by the retained earth should be have eccentricity not more than। ठीक है, ये आपका should be less than or equal to B/6। ये आपने पढ़ा है, B/6 से आपकी सेंट्रिसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर टेंशन आप चाहते हैं कि आपकी रिटेनिंग वाल में टेंशन फेलियर ना हो, तो जो आपकी रिटेनिंग वाल की बेस होती है उसके बेस से ही रिजल्टेंट जाना चाहिए, बेस के बाहर से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टेंशन फेलियर हो जाएगा। तो बेस में जाना चाहिए, जो आपका सेंट्रिसिटी है वो E/6 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपके आगे चलते हैं। लिखा है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा B/6, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू इंश्योर दैट द हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ अ पाइल ऑफ द लेंथ L इक्वल टू सैगिंग मूवमेंट एट द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम आइदर एंड्स। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट पे सस्पेंशन है, ठीक है, हमने आपको बताया था 2 पॉइंट पे सस्पेंशन है तो WL²/47 आपका क्या होता है मूवमेंट जो है डिफ्लेक्ट जो है हाँ डिफ्लेक्ट मूवमेंट होता है आपका WL²/47। अगर 3 पॉइंट पे सस्पेंशन है तो WL²/90 होता है मूवमेंट। ठीक है, WL²/47 और WL²/90 ये 2 पॉइंट पे सस्पेंशन है और कितना 3 पॉइंट पे सस्पेंशन है। अगर 1 पॉइंट पे है तो कितना WL²/8
ये आपका हम तीनों जो है पाइल के लिए बताए थे। और जब 2 पॉइंट पे सस्पेंशन होता है तो 0.207 L लिया जाता है आपका, और अगर 1 पॉइंट पे सस्पेंशन होता है 0.15 L लिया जाता है। तो इसमें पूछा कितना 2 पॉइंट सस्पेंशन है तो 0.207, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कंबाइंड फुटिंग इफ शियर स्ट्रेस नॉट एक्सीड 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द नॉमिनल स्टीरअप्स प्रोवाइड। देखिए अगर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपका क्या शियर स्ट्रेस एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे 12 लेग 12 लेग आप प्रोवाइड करेंगे किसमें, फुटिंग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In simply supported slab, alternate bars are curtailed 1/7 L/7 पर आपकी अल्टरनेट बार जो है क्या की जाती है, सपोर्ट से L/7 पर आपकी अल्टरनेट बार क्या कर देते हैं, कर्टेल्ड कर दी जाती है। तो 1/7 ऑफ स्पान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। अगला है आपका इफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम इफ द बिलो द स्लैब द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लैंज विथ V and depth of neutral axis X and the thickness of slab DS effective depth of beam D gross area of 80 the modular ratio will be seated। तो आपने पढ़ा होगा B into depth of slab into X minus N minus DF by 2। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है आपका, इक्वल टू आपका क्या होता है M इंटू AST इंटू D माइनस क्या D माइनस M। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कि नहीं, B इंटू DS इंटू X माइनस जो है DS बाई 2 B इंटू DS इंटू N माइनस DS बाई 2 इक्वल टू M AST D माइनस M। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा टी बीम में। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, B इंटू DS इंटू N माइनस DS बाई 2 इक्वल टू M AT D माइनस X, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका। अरे यार इसको इससे पढ़िए ना जो आपने पढ़ा है, B इंटू DF इंटू X माइनस DF बाई 2 इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस S। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे DS जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है वर्ड्स को, तो आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं T2 की तरफ। ए सिंपली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम आप 25 सेंटीमीटर विद दिया, 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ दिया है, प्रोवाइडेड विद 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील, मॉडुलर रेशियो 15 दिया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ज्ञात करनी है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, bx स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m AST d माइनस एक्स। आप एरिया को क्या करते हैं, जो है इक्वल कर देते हैं, कंप्रेशन एरिया और क्या टेंशन एरिया को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो b आपका कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m आपका दिया है कितना 15 इंटू AST कितना दिया है 15 18.75 इंटू d आपका कितना दिया है 70 माइनस एक्स। इसको कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेट करिए और बताइए हमको कितना आ रहा है। 25 एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, तीस आ रहा है ना, 30 सेंटीमीटर। x बराबर आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके बताइएगा यही सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए, द एवरेज बॉन्ड इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इन जो है एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर M11 जो है M150 ग्रेड कंक्रीट, द लेंथ ऑफ एम्बेडेड ऑफ अ बार ऑफ डायमीटर D IS 456 के आधार पर आपको जो है अगर आपका एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस आपका दिया है कितना 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और M15 ग्रेड की जो है कंक्रीट यूज किया है, तो आप क्या करिए, देखिए M15 ग्रेड के लिए आपका टाउ VD कितना होता है, टाउ VD जो आपका होता है 0.6, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइल्ड स्टील का यूज करेंगे Fe250 के लिए आपका क्या होता है सिग्मा ST 140 होता है। ठीक है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ रखिए LD बराबर क्या होता है 5 सिग्मा ST अपॉन 4 टाउ VD, है ना। तो क्या करिए 5 सिग्मा ST 140 कर दीजिए इंटू 4 इंटू 0.6, तो 5 जो है LD निकालेंगे आप कितना आएगा 58.33 आएगा। तो 58.5 आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ अ बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा इनकरेक्ट है जो मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल शियर है आपका
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो आपका देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन मूवमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, ये गलत दिया है। हमको शियर फोर्स में मूवमेंट को ऐड ही नहीं करना है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 80वां का चौथा क्वेश्चन 79th है, इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, द लीवर आर्म ऑफ अ बीम, बीम का लीवर आर्म क्या होता है, d - x/3, सही हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 78th है, स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट, इसमें से आपको विषम ज्ञात करना है। राउंड एग्रीगेट, इर्रेगुलर और पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर और फ्लेकी एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट। तो जो सिंगल साइज एग्रीगेट होता है ये किसी एग्रीगेट का टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो 78th का फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्जिलिशियस मटेरियल आर दोज, आर्जिलिशियस मटेरियल कौन से होते हैं जिसमें एल्यूमिना का परसेंटेज पाया जाता है। तो जो आपका फॉलोइंग जो है जिसमें से आपका इनमें से वही होगा जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट आपका किसका होगा, एल्यूमिना का। तो व्हिच हैव एल्यूमिना एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है तो नो श्रिंकेज ऑकर्स इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, अगर आपका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए अगर आपकी तो 90% होनी चाहिए आपकी जब कंक्रीटिंग करते हैं, लेकिन आपकी कुछ बिल्कुल भी आपका श्रिंकेज ना हो तो 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब 1, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। द परसेंटेज ऑफ व्हाइट्स इन द एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कंपैक्शन इज कॉल्ड एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी आपका नंबर कैसे निकाला जाता है, 67 माइनस परसेंटेज ऑफ व्हाइट्स, ठीक है। 67 माइनस परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एंगुलरिटी नंबर, पहला सही है। एंगुलर एग्रीगेट आर सुपीरियर टू द राउंडेड एग्रीगेट, ये भी सही है आपका क्योंकि एंगुलर एग्रीगेट आपको स्ट्रेंथ ज्यादा देंगे, ठीक है। द सरफेस टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस, ग्रेन साइज, फ्री स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, ठीक है। सही बात है, जिस जो रॉक के जो भी स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर जो सरफेस स्ट्रक्चर आपका एग्रीगेट का होगा डिपेंड करेगा ना। तो सभी ऑप्शन इसमें सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो पहला सेटिंग टाइम टेस्ट बिल्कुल किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट भी किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज व्हिच कंटेन्स लेस व्हाइट्स व्हेन कंपैक्टेड आर, मतलब टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज, ठीक है, सेम नॉमिनल साइज व्हिच कंटेन्स लेस जो है लेस व्हाइट्स, मतलब अगर सेम जो है साइज के जो है आप एग्रीगेट जो है प्रयोग करें तो इनमें से कौन सा होगा जो सबसे कम जो है व्हाइट्स देगा। तो आपको पता है राउंडेड स्फेरिकल जो होते हैं वो सबसे कम व्हाइट्स देते हैं, मतलब ठीक है। तो इस फ्लैकी और इरेगुलर की तुलना में तो राउंडेड सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 72 की तरफ चलते हैं। फॉर गिवन वर्केबिलिटी ऑफ द ग्रेड रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन is one that gives, ठीक है, दिया गया है for given workability of grade requiring the least amount of water is one of that given, ठीक है। पहला लिखा है greatest surface area of for the given cement and aggregate, ठीक है। for given जो है कम अमाउंट में ज्यादा वर्केबिलिटी इनमें से कौन देगा, तो ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पानी आपको ज्यादा मिलाना पड़ेगा क्योंकि उसके सरफेस को गीला करने के लिए आपको ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा, उससे क्या होगा आपको वर्केबिलिटी के लिए ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन आपको कहा है लीस्ट पानी चाहिए आपको, तो ये गलत हो गया। दूसरा लीस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट, सही बात है। अगर आपको सीमेंट और एग्रीगेट आपको कम सरफेस एरिया पे, मतलब जो है सरफेस एरिया अगर कम है तो जो आपका जेल होता है, मतलब जो आप सीमेंट पेस्ट बनाए हैं जो पानी से, वो सरफेस एरिया को भिगोने में कम लगता है जबकि वर्केबिलिटी देने में ज्यादा लग जाता है। तो इसीलिए आपको अगर कम वाटर मिलाना है तो आपको क्या सर्फेस एरिया कम हो, जिससे आपकी वर्केबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट, जब आप सीमेंट कंक्रीट के डैम का यूज करते हैं तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना 40 mm तक हो सकता है, लेकिन अगर आप आरसीसी वर्क की बात करते हैं IS 456-2000 के अनुसार तो 20 mm से अधिक साइज नहीं होनी चाहिए एग्रीगेट की, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एन एक्सेस, तो पिछले वाले में कौन सा सही था, 14 mm, पहला ऑप्शन सही था। चलते हैं एक्सेस, एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल इन कंक्रीट एग्रीगेट, अगर कंक्रीट एग्रीगेट में फ्लैकी पार्टिकल अधिक है तो वर्केबिलिटी घट जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, देखिए फ्लैकी एग्रीगेट है तो सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा, वाइड्स बढ़ जाएगा,
वाट्स बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको भरने के लिए सैंड और सीमेंट क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है। अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, फ्लैकी जो है आपकी ड्यूरेबिलिटी को घटा देते हैं, स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कॉलम्स आर प्रोवाइडेड फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम, मतलब जो आपका जंक्शन ऑफ बीम है उसके कुछ सेंटीमीटर नीचे कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। सही बात है ये। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कॉलम आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम हंचिंग, ये भी सही है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन बीम एंड स्लैब आर प्रोवाइडेड विद इन मिडिल थर्ड, ये भी सही है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लिखा है दैट फॉर कंपैक्टिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड सरफेस द थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपकी थिकनेस कम है या सीमेंट कंक्रीट रोड की आप क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, तो वहां पे आपका स्क्रीड वाइब्रेटर यूज होता है। इंटरनल वाइब्रेटर जो आपका यूज होता है ज्यादा थिकनेस वालों के लिए, उसमें निडिल अंदर पेनिट्रेट की जाती है और निडिल वाइब्रेट करती है, उससे आपका क्या होता है, कंपैक्शन होता है। और जो आपका फॉर्मवर्क वाइब्रेटर होता है आपका प्रीकास्ट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद कर लीजिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, द शटरिंग ऑफ अ हॉल मेजरिंग 4 मीटर इंटू 5 मीटर कैन बी रिमूव। अगर 6 मीटर से कम है, 4.5 मतलब मीटर के बीच में है, 6 मीटर के बीच में, तो 7 दिन के अंदर। 6 मीटर से ज्यादा होता है 20 पान, किसके लिए, बीम के लिए, तो कितना 14 दिन बाद हटाया जाता है ना। तो ये आपका 7 डेज हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग। ठीक है, देखिए IS 456 के आधार पर जो है 1.5 मीटर से अधिक आपको फ्री फॉल नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर से मतलब कम ही आप फ्री फॉल रखेंगे तो आपका सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट होती है उसमें से जो मिलावे होते हैं, आपके जो एग्रीगेट्स होते हैं उनका अलग हो जाना। ठीक है, कंक्रीट से उनका अलग हो जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन। लिखा है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग। जो कंक्रीट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो कैसे डिक्रीज किया जाता है। लेस वाटर, गलत है आपका। फाइन एग्रीगेट, गलत आपका। रिच मिक्स, ये भी गलत है आपका। मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट, सही बात है। देखिए जब ज्यादा वाटर मिलाएंगे तो आपका फ्रिक्शन कम होगा, और मोर जो है कोर्स एग्रीगेट से कैसे होगा, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट का सरफेस एरिया आपका कम हो जाता है, जबकि फाइन एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो कोर्स एग्रीगेट द्वारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो कम सरफेस कांटेक्ट में आएगा, कम सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो आपका फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले 63rd है आपका, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, मतलब आपका सीमेंट का जो हाइड्रेशन होता है वो वाटर के साथ कौन कौन से जो है कंपाउंड होते हैं जो है एक्शन करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सही हैं तीनों, क्योंकि जो आपका हाइड्रेशन होता है वो सारे कंपाउंड रिएक्शन करते हैं ना, तो सभी ऑप्शन सही है। लिखा है फॉर रोड पेवमेंट सीमेंट जनरली यूज। रोड पेवमेंट के लिए आप कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मली आप जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। ठीक है, लो हीट सीमेंट का आप यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग में, डैम वगैरह बनाने में। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का वहां डैम भी बना सकते हैं आप, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो है सीमेंट के जगह पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वाटर एंड सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। अगर फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है उसमें से पानी बाहर निकल आया तो उसे आप क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। अगर आपका क्या हो जाए, एग्रीगेट अलग हो जाए तो उसे सेग्रीगेशन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मींस ऑफ एन एंगल टू द टॉप एंड बॉटम इज नोन एज। देखिए आपकी दो बीम हैं, एक बीम ये है, एक बीम ये है। ठीक है, इन दोनों बीम को एक एंगल सेक्शन बीम के नीचे से, एक एंगल सेक्शन बीम के ऊपर से जोड़ दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, इसे सीटेड कनेक्शन कहते हैं। कौन सा, सीटेड कनेक्शन। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन and also ends of compression flange partially restrained against lateral bending is known जो है is given by। आप देखें कंप्रेशन मेंबर पढ़े होंगे, कंप्रेशन मेंबर जब आप पढ़ते हैं तो अगर एक रिवेट से जोड़ा गया है, एक रिवेट से जोड़ा गया है तो आपका जो है एल इफेक्टिव आपका क्या हो जाता है, एल के बराबर हो जाता है। लेकिन दो रिवेट जोड़ दिया गया, मतलब टॉर्जन की अगर जो है रिस्ट्रेंड कर दिया गया और उसके बाद में पार्शियल लेटरल जो है डिफ्लेक्शन के लिए भी आपको
लेटरल बेंडिंग के लिए भी रिस्ट्रेन कर दिया गया, तो आप वहां पे क्या लेते हैं, याद करिए 0.85 L लेते हैं ना, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रॉस सेक्शन ऑफ द वेव ऑफ बीम इज डिफाइंड एज द, देखिए ग्रॉस सेक्शन ऑफ वेव, जब आप निकालते हैं शियर स्ट्रेस, जब बीम आप पढ़ते हैं किसी स्टील बीम, तो टाउ बी बराबर आप लिखते हैं बी अपॉन डी इंटू TW, मतलब थिकनेस ऑफ वेव अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ बीम, मतलब डेप्थ ऑफ बीम इंटू जो है मल्टीप्लाइड बाय द क्या, वेव थिकनेस। तो लिखा है डेप्थ ऑफ बीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेव थिकनेस, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद यहाँ पे याद करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, एरिया ऑफ डी इंटू TW लेते हैं ना, वही चीज यहाँ पे पूछा गया। ए बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू, हमने आपको कई बार बता दिया है कि ट्रांसवर्स लोड के कारण जो ट्रांसवर्स लोडिंग होती है उसके जो है बीम जो है उसको सहन करती है, मतलब जो बीम आपका ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो ट्रांसवर्स लोडिंग से रहता है, लेकिन कॉलम ऐसा होता है जो आपका एक्सियल लोड सहता है, ठीक है। और ट्रस आपका केवल एक्सियल लोड सहता है, ठीक है। कॉलम आपका जो है बेंडिंग भी सह लेता है आपका, और क्या एक्सियल लोड भी सह लेता है, लेकिन ट्रस केवल आपका जो है क्या एक्सियल लोड सहता है, और बीम आपकी क्या सहती है, ट्रांसवर्स लोड, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For the economical design of combined footing to support two equal columns load, the projection of beam in lower tier are kept such that the bending moment under column is equals to, मतलब क्या हो जाएगा, आपको बेंडिंग मोमेंट कहां पे लेंगे, आप सेंटर पे लेंगे हमेशा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ बीम, बीम के सेंटर पे लेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ चैनल मेजर्ड एज, तो देखिए चैनल सेक्शन आपका ऐसे होता है ना, चैनल सेक्शन आपका ऐसे सी सेक्शन जिसको बोलते हैं ना, ये होता है। तो जब मान लीजिए यहाँ पर फिक्स किया गया है, आपका गसेट प्लेट से जोड़ा गया है, तो ये जो लेग होती है ये आपका क्या कहलाती है, आउटस्टैंडिंग लेग, और ये आपकी नॉमिनल विड्थ के बराबर होती है, नॉमिनल चौड़ाई जो इसकी होती है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल विड्थ ऑफ द सेक्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो आपका कॉलम, स्लेंडरनेस रेशियो आपके कॉलम का क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ठीक है। L इफेक्टिव देखिए स्लेंडरनेस रेशियो आपका होता है L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ठीक है। मान लीजिए एक कॉलम है, कोई कॉलम है, L इफेक्टिव क्या होता है, जीरो मूवमेंट पॉइंट, मतलब यहाँ पे m बराबर 0, यहाँ पर m बराबर 0, इनके बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है, L इफेक्टिव कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉलम ऐसा है, मान लीजिए कोई कॉलम ऐसा है जिसको इधर से भी फिक्स कर दिया गया है, इधर से भी फिक्स कर दिया गया है, तो इसमें बकलिंग होगी, नहीं होगी, तो इसमें L इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब L इफेक्टिव 0 रखेंगे तो स्लेंडरनेस 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इट्स सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब पूरे लेंथ में ये चारों तरफ आपका क्या है, सपोर्टेड है। किसी दीवार में जो एम्बेडेड कॉलम होते हैं आपके, वो इस कैटेगरी में आते हैं, उनका सिलेंडरनेस रेशियो 0 होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Effective length of column effectively held in position and restrained in direction both ends, मतलब effectively held in position and restrained against in direction in both end, ठीक है। मतलब आपका ये है कि दोनों एंड आपका फिक्स किया गया है, दोनों एंड आपका फिक्स्ड किया गया है, इफेक्टिवली हेड इन पोजीशन में है, और रोटेशन के अबाउट आपका भी जो है रिस्ट्रेंड कर दिया गया, तो मतलब फिक्स है। देखिए जब आपका सोम पढ़ते हैं तो इसको लेते हैं L बाय जो है क्या 0.5 L, लेकिन जब आप स्टील में आते हैं तो इसको क्या लेते हैं 0.67 L लेते हैं, ठीक है। 0.67 L, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा है डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट इज बेस्ड ऑफ द एजम्पशन, जब रिवेट जॉइंट का आप क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो एजम्पशन क्या लेते हैं कि जो आपकी जो जॉइंट पर लोड आ रहा है वो सभी रिवेटों में समान रूप से वितरित हो रहा है, ठीक है। तो वही लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल रिवेट्स, ठीक है। दूसरा शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव, जो आपका ग्रॉस एरिया होता है रिवेट का जो ग्रॉस एरिया है, इसमें यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, पूरे एरिया में आपका शियर स्ट्रेस समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये भी माना जाता है बियरिंग स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ प्लेट एंड रिवेट, बियरिंग स्ट्रेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके एजम्पशंस है, ठीक है। 65 आपका छूट गया था, देखिए कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, मतलब जो हम करा रहे थे कुछ क्वेश्चन उसमें से छूटे हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमको पूरे करना है। तो इन स्लम टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय अ स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर, जो आपकी रॉड होती है वो 60 जो है सेंटीमीटर लॉन्ग और 60 mm डायमीटर की, इससे आप क्या करते हैं 25 बार कुटाई करते हैं, ठीक है। तो वही आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका 55
55 छूटा था आपका। द इक्विवेलेंट एक्सियल लोड में बी डिफाइंड एज द लोड व्हिच प्रोड्यूस अ स्ट्रेस इक्वल टू। देखिए जो आपका इक्विवेलेंट लोड होता है, मान लीजिए कोई कॉलम है तो इसमें जो एक्सियल लोड होगा वो इक्विवेलेंट कितना होगा, उतना मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट करे जितना कोई भी लोड आप क्या इसेंट्रिक लोड लगा दीजिए, कोई सेंट्रिक लोड लगा लीजिए और वो जितना मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट कर रहा है उस स्ट्रेस को जनरेट करने के लिए इसमें जिस क्वांटिटी का मतलब लोड लगाते हैं उसी को इक्विवेलेंट लोड कहते हैं। मतलब कोई भी कॉलम है उसमें मैक्सिमम जो है स्ट्रेस जनरेट करने के लिए जो इक्विवेलेंट लोड लगता है, तो जो मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस आई है उस स्ट्रेस को हम क्या एक्सियली जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए कितना लोड लगेगा वही हमारा इक्विवेलेंट लोड कहलाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द इसेंट्रिक लोड, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 85th आपका छूटा था। 85th है इन अ स्लैब द पिच of the main reinforcement should not exceed its effective depth। मतलब इन स्लैब मतलब जो है आपके स्लैब में जो आपकी स्पेसिंग होनी चाहिए, पिच होनी चाहिए वो 3D आपने पढ़ा होगा, 3D या 350 mm, मतलब 3D और 300 mm, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3D मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें दिया है कि किस जॉइंट के अबाउट अगर आप क्या लिए मूवमेंट लें तो आपका जो मेंबर है BD, ठीक है, मेंबर फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन AB जो मेंबर है आपका उसमें फोर्स निकालने के लिए आप किस जो है मूवमेंट लेंगे आपके किस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो जब D पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेंगे, D पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आपका देखिएगा 100 वाला पोर्शन 0 हो जाएगा आपका और आपका AB वाला पोर्शन भी इसमें आ जाएगा। तो D पॉइंट के जब ज्वाइंट D आप लेंगे वहां पे मूवमेंट लेंगे तो आपका AB में आपका AB मेंबर में आपका क्या निकल आएगा, रिएक्शन निकल मतलब फोर्स निकल आएगा। ठीक है, ये जब ज्वाइंट सेक्शन से हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर स्ट्रेस को सॉल्व करना पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट मेथड से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब 150 क्वेश्चन आज हमने भी कराए, कुछ क्वेश्चन बीच में छोटे थे तो बाद में कराए हैं। कोई सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।